नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में जो कुछ किसानों के नाम पर ये आंदोलन चल रहा है, 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है। 6 दौर की बातचीत पहले हो चुकी है। 5 दौर की बातचीत कृषि मंत्री के साथ, 1 दौर की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ। कोई नतीजा नहीं है, बल्कि अब दूसरी तरफ ये मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, हिंसा की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तोड़ फोड़ की तरफ मुड़ गया है। एक तरीके से 1500 से ज्यादा टावर क्षतिग्रस्त किए जा चुके हैं पंजाब में, और वो भी एक ही कंपनी के। बाकी कंपनियों के टावर्स को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, खास तौर से एक ही कंपनी को निशाना बनाया गया है। इसके पीछे का मसला क्या है? दूसरे 7वें दौर की बातचीत कल होने वाली है। आज होने वाली थी, सरकार ने एक दिन उसे टाला है। और इस 7वें दौर की बातचीत को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि शायद कोई हल निकल आएगा, लेकिन ये मानने वालों की भी कोई कमी नहीं है कि जब तक इस आंदोलन के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो हल निकलते हुए नहीं देखना चाहते हैं, समाधान नहीं चाहते हैं, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। मेरे साथ आर्थिक मामलों के, कृषि मामलों के जाने माने विशेषज्ञ और भारत कृषक समाज के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जुड़े हुए हैं। कृष्णवीर जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। कल जो 7वें दौर की बातचीत होने जा रही है, इससे आपको क्या उम्मीदें हैं? बात ये ओमकार जी के जिस तरीके के लोग इस आंदोलन के नेतृत्व को कंट्रोल कर रहे हैं, वो खतरनाक तरीके की सोच रखने वाले लोग, वो किसान के हित में भी नहीं है और देश के हित में भी नहीं है जी। जहां तक देश के किसानों का सवाल है, वो तो बहुत दो टूक बात और सीधी सच्ची बात रखने का उनका तो नजरिया रहा है। वो साफ सुथरी बात करते हैं किसान। लेकिन जब आंदोलन ऐसे लोगों के हाथ में हो और इसका कंट्रोल कहीं बहुत बड़े स्तर पे बाहर से जुड़ा हुआ हो, तो सरकार तो प्रयासरत है जी। क्योंकि सरकार के मन में साफ सुथरा ये है कि किसानों का जो भी कोई बात है वो सीधे सच्चे तरीके से बात करने के लिए और हर बिंदु पर बिंदुवार बात करने के लिए सरकार है। एक बड़ी बात ओमकार जी मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी किसान संगठन हैं जो पंजाब के हैं सारे, अगर ये किसान हितैषी हैं तो ये सिर्फ एक मांग क्यों नहीं करते कि हमको एमएसपी की व्यवस्था करे सरकार, पूरे देश के किसानों की खरीद में एमएसपी की व्यवस्था की जाए। अगर इनकी नीति और नीयत साफ है, इनकी अंतरात्मा साफ है, ये देश के किसानों का भला करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं ये सरकार से लिख के मांग करते? लिख के मांग करनी पड़ेगी और ये कहें कि हम देश के किसानों के एमएसपी की मांग करते। यही तो उद्देश्य है देश के किसानों का। वो जी। अगर होगा तो लिख के देंगे, नहीं है तो फिर चीजें अलग हैं, खतरनाक दिशा में है। अगर हिंसा और यही सब इनका उद्देश्य पहले से जो देश विरोधी ताकतें हैं उन्होंने तो हमेशा से किया है और वो इस आंदोलन में भी घुस गए हैं। और खास तौर से जो लेफ्ट फ्रंट के हमारे लोग हैं, वो तो चीन के इशारे पे नाचने वाले लोग हैं। क्यों चाहेंगे देश में शांति हो? पश्चिम बंगाल को देखिए, 35 साल शासन किया, क्या दुर्गति वहां की हुई, कितना औद्योगिकरण था वो बर्बाद हुआ, बेरोजगार लोग हो गए। तो इन्होंने तो बंगाल को बर्बाद किया था। आज ये क्यों नहीं बोले? आज ये सत्ता में नहीं, विपक्ष में है पश्चिम बंगाल। 23 लाख किसानों ने 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की जो किस्त जमा होनी थी, उन्होंने सीधे केंद्र सरकार को उसमें जो नेट पर अप्लाई करते हैं किया। ये तो बोलते ही नहीं, ये तो चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। ये ठीक है कि वहां की सरकार ने उसमें डिले किया, लेकिन इनका भी तो कुछ फर्ज बनता था। लेकिन नहीं, इनका उद्देश्य जो है किसानों का हित साधना होता तो पश्चिम बंगाल के किसानों की बात ये उठाते, नहीं उठाई। तो यहां भी इनका यही है। ये तो किसी भी तरीके से देश में हिंसा करवाने वाली जो ताकतें हैं, खतरा हमें सबसे ज्यादा देश के लोगों को, आम नागरिक को ये है
कि जिस तरह से पहले शाहीन बाग के मामले में दंगे हुए दिल्ली में और बहुत ज्यादा हालात इन्होंने खराब की थी, तो ये पूरे देश में कहीं अंतर्राष्ट्रीय जो साजिश है देश में आग भड़काने और ये सब करना, ये आम आदमी को समझना होगा कि ये आंदोलन किन तत्वों के हाथ में है, कैसी भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और यदि कोई भी व्यक्ति, इस देश का कोई भी किसानों से चाहने वाला, किसानों को भला चाहने वाला आदमी, अगर वो ये कहे जैसे अभी हमने आपसे कहा है कि ये सारे लिखकर, अगर इनकी नीति और नियत साफ है तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग एक आवाज में करनी चाहिए, लेकिन अभी तक तो नहीं की। अब देखिए अगर कल करते हैं, और हम मानते हैं यदि ये सही मांग सरकार के सामने उठाएंगे सारे, तो जरूर उस पर गौर करेगी सरकार। अगले सवाल पर जाने से पहले जो आपने अभी इंगित किया कि कुछ ऐसे लोग इस आंदोलन के साथ जुड़ गए हैं जो समाधान चाहते ही नहीं हैं। योगेंद्र यादव, हन्नान मुल्ला, कुछ दूसरे चेहरे, और सुबह जब आपसे बात हुई तो आपने कहा कि बस 3 ही किसान हैं, बाकी तो सब वामपंथी और दूसरी विचारधाराओं के लोग इस आंदोलन पर काबिज हो गए हैं। तो इसके बारे में डॉक्टर साहब थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि ये कौन कौन से चेहरे हैं और ये एक्चुअल में किसानों का भला करने के बजाय कौन सा अपना एजेंडा पूरा करना चाहते हैं। देखिए ओमकार जी, इनका उद्देश्य जो है, ना तो ये किसान है, और जो अल्ट्रा लेफ्ट पार्टी के जो नेता वहां हैं, ये सारे लोग, ये तो किसान है नहीं जी, ना इनका किसानों से वास्ता है। अगर ये होते किसान तो इन्होंने जब पहले मांग पत्र दिया था तो उसके मांग पत्र में एक पत्र में 6 नंबर पे लिखा गया था कि जो नक्सलवादी और माओवादी और जो ये लोग हैं जो देश के खिलाफ दंगे भड़काने के काम में लगे रहे हैं, उनको बरी किया जाए, उनके खिलाफ सारे केस वापस लिए जाए। ये सब ड्राफ्टिंग इन्हीं लोगों ने करके उनके हाथ से दिलवाई थी, क्योंकि सरकार ने ये कहा कि जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनसे सरकार बात नहीं करेगी। तो जब इन्होंने कहा कि योगेंद्र यादव, तो उन्होंने कहा योगेंद्र यादव तो खुद ही राजनीतिक दल का व्यक्ति है, तो उनसे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो किसान संगठनों के लोग। लेकिन उन किसान संगठनों में जितने ज्यादा लोग हैं वो सब कामरेड हैं और उन्हीं का कंट्रोल है। इसीलिए आप जो कह रहे हैं हन्नान मुल्ला और योगेंद्र यादव जैसे लोग, ये देश के विकास के लिए कहां सोच सकते हैं, इनका किसान के भलाई से क्या लेना देना। इनको तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, इनको तो अपना ये लग रहा है कि किसी तरह जो है बस मोदी के विरोध में जितना आग लगा देंगे, जितना दंगे भड़का देंगे, मोदी की इमेज जो है किसान विरोधी हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये ठीक नहीं है, ये देश के किसानों को समझना होगा। देश के आम नागरिक से जुड़ा हुआ सवाल ये आज है, और ये देश के से सीधा जुड़ा हुआ है, देश के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ आज ये सवाल है। और ये सवाल इतना बड़ा आज है कि इस पर यदि तत्काल आम आदमी ने नहीं सोचा, और हमारे इंटेलिजेंस की एजेंसीज को भी ये जानकारी होगी, मैं मानता हूं कि उनको जानकारी होगी कि ये सब हो क्या रहा। आप देखिए किस तरीके से फंडिंग अब आ रहा है, कभी संगठनों में आता था, अब गुरुद्वारों में आने लगा है। ये चीजें क्या है, ये जो स्थितियां हैं, किसानों ने कभी इस तरीके से, जितने आंदोलन किए थे उन्होंने तो कभी फॉरेन फंडिंग नहीं लिया किसी से। वो तो अपने तरीके से अपने दम पर जो है किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है। किसान को किसी विदेशी चंदे की जरूरत नहीं है, किसान को किसी पूंजीपति की जरूरत नहीं है। किसान अपनी ताकत पे अपने तरीके से हमेशा आंदोलन किया। ये खास किस्म का आंदोलन हो गया है, किसानों के नाम पर शुरू किया था। जो आड़ती हैं, जो किसानों का शोषण करने के लिए अपराधी हैं इस देश में, जिन्होंने किसानों को लूटा है आज तक, शुरू उन्होंने किया था। और आज इसमें तमाम देश विरोधी तत्व शामिल हो गए, तमाम जो चाइना के इशारे पे नाचने वाले लोग हैं। क्या चीन अपना बदला नहीं चुकाने के उसमें लगा हुआ है? आप ऐसे लोग जो देश के, जिनका कोई वफादारी नहीं है, तो उनका किसानों से क्या लेना देना? उनको तो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में इस आंदोलन को भड़काना है।
वो नहीं चाहते कि किसानों की मांग पूरी हो, वो नहीं चाहते किसानों का समस्या का समाधान हो। इसीलिए मैंने आपसे कहा किसान को आज उसकी उपज का मूल्य चाहिए और मूल्य की मांग नहीं कर रही है। अगर यही परिस्थितियां जो आज तक रही हैं वो इतनी अच्छी थी तो किसान कर्जे में क्यों पैदा हुआ, कर्जे में क्यों दबा रहा, पूरी जिंदगी कर्जे में रहा, कर्जे में मरा। और आज ये कहते हैं कि वही चीजें जो है वही चाहिए क्योंकि इन्होंने लूटा है आड़तियों ने। पंजाब के 20,000 से ज्यादा आड़ती हैं, उनका क्या है, अब तो धान और गेहूं की खरीदी हो नहीं रही तो मंडी अपना बंद पड़ी है, अपना मजे से मनोरंजन के लिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में सारा तामझाम अपना पैसे का लूट का पैसा है किसानों का और वहां बैठे हुए हैं तमाशा। इन्होंने तो एक वो मनोरंजन का वो बना दिया है कि भाई ये सब किसानों का इनके मन में क्या मतलब है, जिन्होंने लूटा है वो किसानों के हितैषी कैसे हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल। डॉक्टर साहब, कल आपका संगठन भी, आप भी, और कुल मिलाकर के 11 किसान संगठन, जिनमें दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, हरियाणा के, महाराष्ट्र के, जम्मू कश्मीर के शामिल थे, वो कृषि मंत्री से मिले थे। और तब कृषि मंत्री ने ये कहा था कि यूपीए सरकार के समय खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह और तब के कृषि मंत्री शरद पवार इन कृषि सुधारों के पक्ष में थे, लेकिन कोई दबाव उन पर ऐसा था कि वो खामोश रह गए और उन्होंने तब इसको सिरे नहीं चढ़ाया। और आज भी अगर हम देखें तो शरद पवार तो पलटी मार गए हैं जब उनसे सवाल पूछा गया कि जब आप कृषि मंत्री थे तब तो आप चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठियां लिख रहे थे, प्रेम पत्र लिख रहे थे, और आज आप राष्ट्रपति भवन जाते हैं राहुल गांधी के साथ और वामपंथी नेताओं के साथ में। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें करके और आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। तो शरद पवार तो बेशर्मी दिखा रहे हैं, स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो पहले इसके पक्ष में थे, और मनमोहन सिंह चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों है? ओमकार जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, बहुत समझदार अर्थशास्त्री माने जाते हैं। उन्होंने रिफॉर्म की शुरुआत की थी और वो रिफॉर्म का परिणाम जिन क्षेत्रों में हुआ वो परिणाम भी देश के सामने आया है और अच्छे परिणाम मिले। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि वो चुप क्यों है। देश के हित में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सम्मानित नेतृत्व किया है और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, मैं उनको मानता हूं। आज उनको बोलना चाहिए क्योंकि देश बड़ा होता है, पार्टी बड़ी नहीं होती, कुर्सी बड़ी नहीं होती, देश बड़ा होता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आह्वान भी करना चाहता हूं कि आप देश के हित में, किसान के हित में, आम नागरिक के हित में आप बोलिए और स्वीकार करिए कि यही हकीकत है, यही सच्चाई है। इसी रास्ते पर मैंने चलाने का प्रयास किया था, लेकिन इन्हीं बिचौलिए, इन्हीं व्यापारियों के दबाव में मैं ये निर्णय लागू नहीं कर पाई मेरी सरकार। इसका एक अलग परिस्थितियां, लेकिन ये सच्चाई है और उनको सच्चाई को देश के सामने स्वीकार करना चाहिए, देश के लिए, देश के हित में, और यही उनका फर्ज भी बनता है। शरद पवार जी की बात और है, चलिए शरद पवार जी तो पिछली बार जब वो नेतृत्व करके वो राष्ट्रपति भवन गए और उन्होंने वो दिया ज्ञापन, तो दोबारा से राहुल गांधी को जाना पड़ा, इसलिए कि एक आवाज शुरू हो गई कि यूपीए का नेतृत्व जो है शरद पवार जी करें, तो वहां तो इसी बात पे बवाल हो गया। और उस बात को दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को दोबारा राष्ट्रपति भवन ले जाना पड़ा और वो राहुल गांधी बेचारे जो है इस तरीके से परेशानियों में फंसा देती है कांग्रेस पार्टी कि वो जो है परेशानी उठा रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं कि उनको बिना वजह भटकाव और परेशानियों में फंसा रखा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को जो है उनका ये नैतिक फर्ज, देश के हित में अपनी जिम्मेदारियों से कभी भागना नहीं चाहिए। तो वो तो बहुत, उन्होंने रिफॉर्म दिए हैं, देश को नई दिशा दी है, उन्होंने नई योजनाओं को इस देश में लागू किया है। तो मैं आशा करता हूं कि बहुत देर हो गई है,
और किसानों के नाम पे जो हो रहा है। लेकिन एक बात भी सामने आई है ओमकार जी, मैंने काफी अंदर में कई बार बाहर गया हूं और अलग अलग एरिया में जाके लोगों से सिर्फ लोगों का मन जानने के लिए कि वो उनके मन में क्या है, वो चाहते क्या है, तो वो तो अपने काम में लगे हुए हैं ओमकार जी। वो कहते हैं अपना खेत देखें, अपने पशु देखें। आप और छोड़िए, मैं अपना कहता हूं, हमारा जो पशु का फार्म है यहाँ से 65 किलोमीटर पे, आप देखिए 1 महीने से ज्यादा हो गया, बेटा वही है रात दिन, यहाँ भी आने की फुर्सत नहीं है। तो वो बात भी नहीं करते, जो काम में लगे हुए हैं वो ये भी नहीं पूछते कि मुझसे नहीं बात करते कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो कहते हैं ये सब तो नेतागिरी करने का मामला है, इन लोगों को कुछ अपना, किसान तो अपने काम में लगा। मैंने आज भी बहुत सारे लोगों से ऐसी फोन आए थे, कल के कार्यक्रम की उन्होंने खबर पड़ी हो, तो मुझे ये कह रहे थे, भरना गांव है सिंभावली के पास, सबसे पहला फोन वहां से आया, और फूलों की खेती करते हैं, पहले से ही जानते हैं। वो कह रहे थे जी कि आपका हमने सुना देखा है, और जो ये कानून है ये अच्छे हैं। और एक शिकायत उन्होंने बताई ओमकार जी, उन्होंने कहा जी ये तो जो आड़ती हैं तो लूट रहे हैं, हम जो फूल लेके जाते हैं गाजीपुर मंडी में तो आड़ती 10% कमीशन ले रहा है, और दूसरा ये है जिन गाड़ियों में हम लेके जाते हैं उनमें परमिशन नहीं है, एनजीटी ने उन्हें परमिशन नहीं दे रखी, उन पर टैक्स देना पड़ता है हमें, कई हजार रुपए, 2-3 हजार रुपए महीने का पड़ता है। तो ये मामला भी सरकार के सामने रखा जाना चाहिए। तो मतलब लोग ये कह रहे हैं कानून अच्छा है, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि वो ये कह रहे हैं 10% से जान बचेगी ये जो आड़ती ले रहे हैं हमसे। तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम सीधा अपना माल बेच लेंगे, कि हम तो फंसे हुए हैं इनके जंजाल में। लेकिन समझ में नहीं आता कि ये किस तरीके की विचारधारा है, क्या चाहते हैं। भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है गन्ने का, क्यों कर रहे थे अब तक हम उत्तर प्रदेश में? बंद कर देना हम उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को। अगर हम इतने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ हैं तो सबसे पहले तो हमारे जो है, जो गन्ने की खेती का कॉन्ट्रैक्ट बंद करना चाहिए। हम फिर सड़क पे बेचें, क्रैशर पे बेचें, कहीं बेचें, फिर तो ये हाल होगा। फिर आप देखिए ना, अगर मिल में गन्ना नहीं जाता और क्रैशर में देना पड़ता है तो वहां तो कितना कम पैसे पे देना पड़ता। अभी मैं किनौनी गया था, वो बजाज शुगर मिल से वहां गांव का है, तो ऐसे ही मैंने सोचा कि आज इनका देखते हैं, तो वहां क्रैशर लग रहा था, तो मैं क्रैशर में चला गया। मैंने पूछा भाई क्या हाल है, कैसे है? मैंने कहा यार ठीक है, जा रहे थे, सोचा कि आपसे बात। फिर मैंने उनसे पूछा कि गन्ना क्या भाव ले रहे हो? पहले तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ये जो डाल रहे हो मसाला गुड़ में, ये तो यार बहुत खराब है, इससे तो बीमारी बढ़ती है भैया। सुखलाई तो भिंडी की जो है उसका इस्तेमाल कर लो, उससे सफाई कर लो थोड़ा सा, तो ये ज्यादा हाइड्रो जो है ये तो बहुत नुकसान। कहने लगे जी सफेद करने के लिए डालना पड़ता। मैंने कहा भैया फिर भी थोड़ा लाल रह जाएगा, थोड़ा काला रह जाएगा, तो बताने की बात है। तो ऐसा, तो उन्होंने कहा हम अब 250 रुपए कुंटल ले रहे हैं, और कहने लगे साहब बहुत खुशी खुशी डाल के जा रहे हैं, और हम तो गन्ना लेके और गुड़ बना के और गुड़ बेच के बड़ौस में बेचते हैं और मंडी में, तब पैसा दे रहे हैं गन्ने का, क्योंकि वो तो खुद ही बेचारा गांव का आदमी है, सीधा साधा आदमी था। तो ये चीजें हैं। अब ये बताइए कि कल जो बैठक होने जा रही है इसमें ये लोग तो, इन्होंने तो 4 मांगे जो है अपनी, वही जो पुराने वाली है वो सरकार के सामने रखी हुई है। 3 कानून वापस लीजिए, पोल्यूशन वाला और बिजली वाला, और आपका जो एमएसपी है और मंडी समितियां हैं वो। अब एमएसपी की जहां तक बात है, सरकार कह चुकी है, लिखित में गारंटी देने को तैयार है भाई, और ये भी देने को तैयार है कि मंडी समितियां खत्म नहीं होने जा रही हैं, बेकार में आपको भड़काया जा रहा है। सरकार ने यह भी बता दिया है कि जो कानून बनाए गए हैं उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आपकी जमीन को हड़प सके, जिन चीजों को लेकर के इनको भड़काया गया है। तो सवाल ये है कि सरकार फिर वही कहेगी कि भाई किन बिंदुओं पर आपको परेशानी है, आ जाइए बताइए। ये कहेंगे नहीं जी किसी बिंदु पर कोई परेशानी नहीं है, तीनों कानूनों को रद्द करिए। आज सुबह के अखबार में देख रहा था, उसमें बताया गया है कि एमएसपी पर कोई नया फार्मूला भी ला सकती है केंद्र सरकार।
तो यह नया फार्मूला क्या हो सकता है डॉक्टर साहब? देखिए ओमकार जी, हमारा तो सुझाव ये रहा है कि इस देश में 92% किसान जो आज तक मंडी के बिचौलियों ने शोषण किया, इन दलालों ने जो इस आंदोलन को चला रहे, सबसे बड़ी आग तो इन्हीं को लगी हुई है। लुटेरे लुटेरे जो हैं, जिन्होंने लूटा है किसानों को, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को खास तौर से इन्होंने लूटा है पंजाब के आड़। ये खरीद खरीद के यहाँ लाके आपूर्ति की है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार को ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए कि एक व्यवस्था जो दाम की जो है उससे कम पे खरीदी नीलाम ना हो। एक बेस पीरियड सरकार जो है, रिजर्व प्राइस, जिसे मैंने 24 जून 2020 को इन अध्यादेशों के बाद प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन भेजा था, पत्र भेजा था, उसमें हमने लिखा था कि देश का 86% गरीब किसान है, उसको बचाने के लिए एक राइडर आपको रखना चाहिए कि कंपलसरी रिजर्व प्राइस की व्यवस्था सरकार। ये हमारा सुझाव। और दूसरा सुझाव था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यदि कहीं किसान करता है तो उसके लिए डिस्प्यूट सेटलमेंट अथॉरिटी एक बनाए। ये दो सुझाव हमने उनको उस समय 24 जून को ही लिखे। तो मेरा ये मानना है कि सरकार इस देश के गरीब किसानों को बचाने के लिए कुछ ऐसा प्रावधान, कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर कर दे जिससे उनकी खरीद उससे कम पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई कंपनी ना कर सके। जो भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे वो एमएसपी से ऊपर करे। ये मेरे सुझाव है मेरा। अब ये जरूरी नहीं है कि सब लोग मेरी बात से सहमत हो। ये तो परिवार में भी आपस में विचारिक वो होता है, हर व्यक्ति का अपना निजी विचार है, लेकिन मेरा विचार ऐसा है। और जो ये मांग हो रही है लगातार, खास तौर से जो ये वामपंथी लीडरशिप किसानों के बीच में घुसी हुई है उसकी तरफ से, कि कानूनी गारंटी दी जाए एमएसपी की। कोई भी सरकार क्या कानूनी गारंटी दे सकती है डॉक्टर साहब? ओमकार जी, जब 2006 में डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी तो सीपीआई, सीपीएम और सारे लेफ्ट वाले जो उस सरकार में भागीदार थे, तब ये कहां थे? तब इन्होंने उस रिपोर्ट को क्यों रद्दी की टोकरी में फिकवाया था? तब इनको कुछ याद नहीं आया, तब तो शर्म नहीं आई, तब तो सत्ता में मलाई लूटने में लगे रहे सब। तब भी इसी देश का किसान था, तब भी स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट दी थी और उसमें यह था कि भाई किसानों को बाजार का जो है सुधार के लिए किस तरीके, तब क्यों नहीं इन्होंने कहा? तो तब भी कहा था, हमने तब भी कहा था कि भाई कोई ऐसा रिजर्व प्राइस की व्यवस्था करी जानी चाहिए जिससे किसान का हित बच सके और किसान को ऐसा मूल्य मिल सके कि उसकी लागत और उसकी मेहनत और 2 पैसे का मुनाफा उसको हो सके। ऐसी व्यवस्थाएं सरकार को दाम के मामले में कर। लेकिन बात यह है कि रिजर्व प्राइस कुछ विदेश में किया जाता है और वो इसलिए किया जाता है जब प्राइवेट सेक्टर में होता है कि भाई ये जो है ये रिजर्व प्राइस होगा, इससे ऊपर ही आप खरीद करेंगे। ऐसी व्यवस्थाएं करी जा सकती हैं और वो उसका प्रयास करना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए ओमकार जी, बैठ के हर समस्या का समाधान चर्चा से होता है जी। लोकतंत्र में कानून सड़कों पे तय होंगे कि कौन सा कानून देश के में रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। संसद पास करता है, 370 की समाप्ति करता है। आज जम्मू कश्मीर की स्थिति देखिए, कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया, लोकतंत्र की ताकत में बढ़ा। और कांग्रेस पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे तो 370 हटाएंगे। तो ये इस तरीके की सोच जो इस देश में पैदा की जा रही है, ये पूरी तरह से देश के लिए खतरनाक है। आज वही गिरोह और उसी तरीके के लोग आज कह रहे हैं कि ये कानून वापस लो। ये संसद है, ये लोकतंत्र है। इस तरीके से कहीं भी गुंडागर्दी करने लगेंगे सड़कों पर तो लोकतंत्र कहां बचेगा? कानून बनाना संसद का काम है। एक सांसद जीत के आता है, कितने कितने लाख वोट लेके आता है, वो उसके सपोर्टर होते हैं, वो उसके वोटर होते हैं। हमारे यहाँ के सांसद 5 लाख से ज्यादा वोट से जीत के गए हैं, 7 लाख से ज्यादा वोट मिली है। तो क्या उनका कोई वो नहीं होता, उनका कोई वजूद नहीं है संसद का? संसद ही तो तय करती है। इतने सांसद हैं तब वो तय करते हैं। सड़कों पे कानून तय नहीं हो सकता। ये तो अंतर्राष्ट्रीय ताकतों का खेल है
जो देश की सरकार को नीचा दिखाने की साजिश है। और ये विशेष तौर से मोदी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुत बड़ी साजिश है, वही खेल यहाँ खेला जा रहा है। खास तौर से इसमें कनाडा से लेकर चीन तक सब लोग इसमें ताकत में जो लगा रहे हैं, ये देश के हित में नहीं, किसान के हित में तो है ही नहीं। किसान का हित तो एमएसपी सरकार करे। ये सिर्फ हमारी एक देश के किसान की एक मांग है, कहीं भी जाके पूछ लिया हमने कि साहब एमएसपी की व्यवस्था सरकार करे। और जब सरकार से बात करो तो कहते हैं भैया वो जो आंदोलन वाले हैं वो तो एमएसपी की मांग खरीदते ही नहीं। एक ही तो आप कहते हो, एक मांग है एमएसपी की और उनकी मांग है कानून खत्म करो। अगर कानून खत्म ही हो जाएंगे तो फिर एमएसपी कहां मिलेगी? फिर किस बात की एमएसपी? इसमें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में सरकार ऐड कर सकती है कि एमएसपी से कम पर जो फसलों का है उससे कम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं होगी। तो ये एक्ट रहेगा तभी तो ये क्लॉज जुड़ेगा। ये हमारा तो ये सुझाव है और यही रास्ता है। आपको क्या लग रहा है? सबको दिखाई दे रहा है कि कुछ विदेशी ताकतें भी अब मोदी सरकार के खिलाफ सक्रिय हो गई हैं। कारण अलग अलग हैं, लेकिन मकसद सबका एक ही है, किसी भी तरीके से इस सरकार को डिफेम किया जाए, अस्थिर किया जाए। अस्थिर तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुमत वाली सरकार है, 303 तो अकेले बीजेपी के ही हैं। अगर एनडीए के सबके मिला लें तो 350 से ज्यादा सीटें उनके पास है। लेकिन डिफेम किया जाए, विकास की गति को रोक दिया जाए, तोड़फोड़ करवा दी जाए, पूंजी निवेश जो आ सकता है विदेशों से उसको उनको डराया जाए कि नॉर्थ इंडिया में तो साहब टावर तोड़े जा रहे हैं, दूसरी चीजें की जा रही हैं, तो वहां आप पूंजी निवेश ना करें। मतलब एक तरीके से इस आंदोलन के जरिए बड़ी साजिश रची जा रही है। सरकार को भी पता है, सरकार के पास भी सूचनाएं हैं तमाम, उसके पास एजेंसियां हैं, कौन कौन इसके पीछे लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। तो ऐसे में मेरा प्रश्न ये है चौधरी साहब कि क्या सरकार को ज्यादा संवेदनशीलता के साथ इस चीज को नहीं हैंडल करना चाहिए और जितना जल्दी हो सके इनको यहां से चले जाने के लिए कहना चाहिए, तैयार करना चाहिए? देखिए ओमकार जी, ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंटेलिजेंस एजेंसी को जानकारी ना हो, तमाम जानकारी है। फंड आ रहा है ये भी जानकारियां हैं, फंड गुरुद्वारे में आ रहे हैं ये भी जानकारियां हैं, और गुरुद्वारों से जिस तरीके से लोगों को बरगला के यहाँ दिल्ली भेजा जा रहा, तराई के एरिया से यूपी के बॉर्डर पे जो लोगों को भेजा गया, ये भी इंटेलिजेंस को जानकारी होगी। बात ये है कि जो आपके विरोधी लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जो देश आपके दुश्मनी रखते हैं, बिल्कुल खुले शब्दों में मेरा मन ये कहता है, जो पाकिस्तान और जो चीन मिलके खेल खेल रहे हैं, तो चीन का पैसा है, पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, वो आपके यहाँ सारा तमाशा कर रहे हैं। चीन सीधे सीधे जो है आपके लाल झंडे का पूरा दुरुपयोग करवा के और इस देश के किसानों के नाम पर उनके कंधे पर जो बंदूक चला के और इस देश में शांति भंग करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, ये देश के हर नागरिक के सामने बहुत बड़ा नैतिक सवाल है, नैतिकता का सवाल है, देश का सवाल है, देश में शांति बनाए रखने का सवाल है। और सरकार का भरसक प्रयास यही है कि शांति बनी रहे, लेकिन ये लोग शांति नहीं चाहते। और देखिए, जब पिछली बार गृह मंत्री से पंजाब के मुख्यमंत्री मिलने आए थे तो वो भी इस बात को कह गए कि ये देश के लिए सुरक्षा पर खतरा है, सुरक्षा पर। तो उन्होंने भी समझ लिया है कि जो गलती हो गई है कांग्रेस पार्टी से, लेकिन अब ये देश के हित में नहीं है, क्योंकि पंजाब बहुत पहले कितने लंबे समय तक हिंसा में डूबा रहा, कितनी जाने गई, कितना सब कुछ हुआ। अरे कि शहीद तो वो लोग हुए जिन्होंने पंजाब में शांति के लिए जान दी थी, वो सुरक्षा के जवान जो किसान परिवारों के बेटे थे वो शहीद हुए, तब पंजाब में शांति हुई। आज पंजाब को नहीं, आज ये पूरे देश में शांति फैलाने के लिए और सांप्रदायिकता का ये धार्मिक उन्माद करवाना चाहती है अंतर्राष्ट्रीय ताकत, और उसमें यहाँ के जो हैं ये विपक्षी जो लगे हैं, ये बहुत गलत है।
गलत रास्ता है, गलत सोच है और देश के बिल्कुल ही हित में नहीं है। ये क्या सोचते हैं कि ये इस देश के लिए अच्छा कर रहे हैं? नहीं, ये देश के हित में नहीं। ये देश के कोई भी नागरिक अपने देश के खिलाफ नहीं सोचता, लेकिन ये लोग, इनकी सोच बहुत नहीं। डॉक्टर साहब, कौन नहीं जानता है कि पंजाब से यहाँ ला करके बिठाए गए इन लोगों के पीछे कौन है, और जितना नरम रुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनाए रखा, 2 महीने तक इन्होंने पटरी रोके रखी, ट्रेन नहीं जाने दी, अब यहाँ आ गए, और अब जब इन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया, वहां पर 1500 से ज्यादा टावर को नुकसान पहुंचा दिया, उनकी बिजली काट दी, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह पुलिस से कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। इनको पता नहीं था कि इसके नतीजे क्या होंगे और कितने खतरनाक दिशा में ये सब मुड़ सकता है। क्या अतीत से कुछ नहीं सीखा इन लोगों ने? तब भी इन्होंने ही भिंडरावाले को खड़ा किया था। चलो, अब भिंडरावाले को खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे तत्व तो हैं जो इस तरह की हरकतें करके अशांति फैलाना चाहते हैं, और जो लंदन की सड़कों पर, कनाडा की सड़कों पर और वाशिंगटन की सड़कों पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और भारत विरोधी नारे लगाते हैं। वो तो महात्मा गांधी की मूर्ति को भी वाशिंगटन में कालिख पोत कर और उसे कपड़े से ढक देते हैं। तो ऐसे लोग जिनकी विचारधारा भारत के खिलाफ है, वो तो पूरी दुनिया देख रही है और देश के लोगों को जानकारी धीरे धीरे हो रही है। और पंजाब के मुख्यमंत्री को भी मेरा ये मानना है कि उनको भी अब समझ आ रहा है कि जितना उन्होंने सोचा था वो ठीक नहीं था और ये गलत रास्ते पर हैं। इसलिए उनको पंजाब में शांति बनाए रखने के लिए उनका जिम्मेदारी बनती है पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते। तो उनको समझ रहे हैं वो भी कि ये गलत हो रहा है और देर सवेर उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। शांति बनाए रखने के लिए उनको खुद कार्रवाई करने के लिए आगे आना पड़ेगा। ये उनका फर्ज बनता है। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। आप ये सब किसी के भी खिलाफ, आप किसी को नुकसान पहुंचाकर आप अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आने वाले लोग हैं उन्हीं को तो रोकना चीन का उद्देश्य है। चीन का जो उद्देश्य है वो देश के विकास को रोकना है, जिससे चीन का माल आयात हो, चीन के माल का बाजार बढ़े। यही तो चीन चाहता है। अगर आपके इन्वेस्टर आ जाएंगे, आप यह प्रोडक्शन करेंगे, तो चीन के आयात पर उस पर जो असर पड़ेगा, और उस चीन उस बात को समझ रहा है। असली खेल जो है वो अपना बाजार के कब्जा बनाए रखने का है। आप देखिए ना, जब अब जो है वही कुम्हार आज कुल्हड़ और दिए बनाकर और मूर्तियां बनाकर मिट्टी से पका पका कर, और वो जब दिवाली पे बिके हैं, तो क्या बिक्री बढ़ी है? नहीं बढ़ी। क्या चीन का आयात बिजली की झल्लरों का और तमाम चीजों का घटा या नहीं घटा? तो ये तो बिल्कुल एकदम सामने सच है। जो सच है वो दिखता है, लेकिन देर में दिखता है। उसका असर जब पड़ता है तब समझ में आता है। तो ये खेल जो है भारत के विकास को रोकने की साजिश है। भारत में जो इन्वेस्टमेंट है वो ना आए, उसको रोकने का पूरा खेल है, और उसी खेल के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय ताकतें कर रही हैं। ये हमारे किसानों को समझना होगा, जो हमारे भाई हैं, कि जो जो वाकई किसान है उनको भी तो लाके बिठाया गया है। जो भोले भाले लोग हैं हमारे उत्तर प्रदेश से, उन्हें पता ही नहीं कुछ भी। अगर आप इनमें से बात करो कि भैया ये कानून है क्या, इनका नाम क्या है, तो ये पूरा नाम भी इनको नहीं पता है। अगर नाम पता हो, पढ़ा हुआ हो हिंदी में, तब तो बात, वो क्या कहेंगे, वो जी अब हमारा नेता से बात करो, नेता बताएगा। तो अगर नेता ही सब कुछ बताएगा, तो नेता अपने स्वार्थों के लिए बरगलाकर, झूठ बोलकर, गुमराह करके अपनी नेतागिरी चला रहे हैं। सच्चाई तो यही। जिस दिन इस देश का किसान समझ जाएगा कि उसके अधिकार क्या है, उसका हित कहाँ है, उसका नुकसान कौन कर रहे हैं, उस दिन तो बहुत 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 आगे आ, अपने अधिकारों को, अपने बाजार को, अपनी शक्तियों को वो नहीं पहचान पाते। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 7वें दौर की बातचीत होगी, उसके बाद जरूर आपको फिर जोड़ने की कोशिश करेंगे।
आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को पृष्ठभूमि भी बताई, चुनौतियां भी बताई, खतरे भी बताए। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णवीर चौधरी। नमस्कार।